हरियाणा से बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,000 से ज्यादा पदों को लेकर के खूब सारी अड़चनें आ रही थी और उन पर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही थी। कुछ नियमों को लेकर के झंझट था, नियमों में बदलाव किए जा रहे थे और कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी सरकार को कि इतने सारे पद खाली पड़े हैं। 3,000 पद किसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े हों तो सोचो वहां पढ़ाई कैसे हो रही होगी। तो इसको लेकर के जब कोर्ट की भी लताड़ लगाई गई और कुछ अलग अलग तरह के विवाद थे, उन सारे विवादों के बाद ये वैकेंसी रुकी हुई थी। इन सब विवादों पर विराम लगते हुए और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभी मूलचंद शर्मा जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्चतर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी दैनिक सवेरा को दी है कि सारे रोड़े जो हैं वो साइड कर दिए गए हैं। अब ये जो वैकेंसी की गाड़ी है स्मूथली दौड़ेगी और जल्दी ही नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नमस्ते, वीडियो थोड़ी सी लंबी करने वाला हूं। मैं अवधेश विद्यालंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा धैर्य चाहिएगा आप लोगों को, इसको समझना है अगर आप लोगों को यहाँ क्या बात कही गई है, नया क्या नियम है। जो लोग नए अभी आए हैं ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, या कुछ लोग पीएचडी करके आए हैं और अभी अभी इसमें आवेदन करना चाहते, तो एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या पहले नियम था, क्योंकि संशोधन तभी समझ में आ सकता है जब आपको पहला नियम पता हो। तो ध्यान से धैर्य से बैठ करके सुनिएगा। और एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, वीडियो के नीचे मैं आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म अटैच करा रहा हूं। उस गूगल फॉर्म में क्या है? गूगल फॉर्म में ये है कि हम लोगों की एक मुहिम है, क्योंकि ये जो 2024 है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझे तो स्वर्णिम वर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक साथ धमाकेदार वैकेंसीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। मैं राज्यों के नाम गिनाऊं आप लोगों को, अगर उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन हो ही गया है और आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वहां पहले निकली हुई थी, हो सकता है उस पर दोबारा नोटिफिकेशन निकाला जाए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन दोबारा निकाला जाएगा। पुरानी भर्ती जो हुई थी, पुराने जो आवेदन मांगे गए थे उनके स्थान पर नया नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वहां बम्पर भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। राजस्थान में एक वैकेंसी जो है अभी निकली हुई है और एक वैकेंसी पहले निकली थी, तो उनके एग्जाम 2024 में होने हैं। वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में, जिसने आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर पाएगा। अभी डेट है उसके शुरू, अभी डेट भी शुरू नहीं हुई है। हरियाणा में आप लोगों के लिए 3,500 पद हैं, 3,000 नहीं, लगभग 3,500 पद हैं। किस विषय में कितने पद हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वैकेंसी में बताऊंगा। कर्नाटक में सेट का एग्जाम हुआ है, वहां आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद हैं। महाराष्ट्र में स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम हो रहा है, मार्च में एग्जाम है, वहां आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकलने वाले हैं। बिहार में 3,500-4 हजार से ज्यादा सीट खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो की थी, आप लोगों को वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। पर अब कुल मिलाकर के मेरा उत्तराखंड का मैंने कल ही वीडियो किया है, उसकी इससे पहले उत्तराखंड में आप लोगों को मैंने बताई थी 866 पोस्ट है। इतनी सारी सीट हैं, 20-25 हजार के बीच जो है ये आंकड़ा जाता है। अगर मैं इन राज्यों का जो 7-8 राज्य जिनमें एग्जाम होना है, तो इन 20-22-25 हजार सीटों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो नए नए लोग जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आए हैं, उनको इंटरव्यू तक पहुंचाना तो यूजीसी नेट का एग्जाम वाला सिलेबस ही है। और उस इंटरव्यू में जाकर के इंटरव्यू कैसे देना है, या उस इंटरव्यू से पहले अपना एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे बढ़िया करना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, ये सब जानकारियां देने के लिए हमारी एक मुहिम है। उस मुहिम में अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों को इंटरव्यू देने से पहले एक डेमो इंटरव्यू मिल जाए देने को, तो आप लोग एक गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोग कुछ लोगों को चुन करके उनका फ्री इंटरव्यू कराने वाले हैं। एक पूरा पैनल बैठा रहेगा जहां आप लोग इंटरव्यू दे पाओगे। तो ये वैकेंसी निकलने से पहले, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ना वो वैकेंसी निकलने के बाद नहीं होती है। आप लोगों को सिलेक्ट होना है तो तैयारी आज से शुरू कीजिएगा। तो अपनी तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आकर के गूगल फॉर्म भरिएगा। अगर आप लोग लकी हुए, आपका चुनाव हुआ, तो निःशुल्क इंटरव्यू दे पाएंगे हमारे साथ जुड़ करके। प्रॉपर प्रोफेसर्स के 7-8 लोगों के बीच में बैठे हुए पैनल के बीच में आप इंटरव्यू दोगे, अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे होंगे। कितना बढ़िया होगा ना। तो ये आप लोगों को गूगल फॉर्म के माध्यम से बता रहा हूं। अब मैं आता हूं इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की इन वैकेंसीज को लेकर के, और विशेष रूप से 3,000 हरियाणा के लेकर के नियम क्या है, क्योंकि क्या संशोधन हुए हैं उससे पहले हम लोग आप लोगों के लिए नियम बता देते हैं। मैंने ये नोटिफिकेशन खोला हुआ है जो 2019 में आया था।
इससे पहले 2019 में हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी और उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में एलिजिबिलिटी ये बताई गई है कि कुछ एलिजिबिलिटीज हैं यहाँ पर। पहली एलिजिबिलिटी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो आवेदन कर सकता है जिसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। बस यही सारा का सारा झमेला है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है इसको परिभाषित पहले कुछ और किया जा रहा था, अब इसको परिभाषित करके थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो मैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूं। वैसे तो नियम बताऊंगा आप लोगों को यहाँ क्या लिखा हुआ है और नया क्या नियम बना है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है वो होता है कि 10th में आपके कितने परसेंट हैं, 12th में कितने परसेंट हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। क्योंकि एग्जाम देने से पहले आप लोग मेन जो एग्जाम देकर के आए हो, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th 12th के, फिर ग्रेजुएशन विश्वविद्यालय का और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 4 एग्जाम हैं। इन 4 एग्जाम में अगर आपके 55% अंकों से ज्यादा हैं तो इसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहा जा रहा था पहले। अब क्या कहा जा रहा है उसको बताएंगे आगे, लेकिन आप लोगों की जो एलिजिबिलिटीज हैं उनको आसान भाषा में समझो आप लोग। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आप लोग जिस विषय में आप लोग आवेदन कर रहे हो, उस विषय में आपकी जो मास्टर्स डिग्री है उसमें आप लोगों का 55% अंक होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, तो 55% अंक होना चाहिए, या फिर जिनके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, भाई बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग सिस्टम भी है, तो उनमें से ग्रेड भी बताया कि जिनका OABCDEF तक जहां ग्रेड मिलते हैं उनमें से बी ग्रेड आप लोगों का कम से कम होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। तो ये मास्टर्स के लिए तो यहां इन्होंने अपनी सीट पक्की कर दी है। भाई मास्टर्स के लिए कोई छूट नहीं है, 55% ही चाहिए, इन्होंने ये कह दिया है। एक एलिजिबिलिटी आप लोगों की हो गई है। उसके बाद आप लोगों को, अगर मैं इसको यहां थोड़ा सा आप लोगों को परिभाषित करूं तो आपका जो पीजी है, इसको समझाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, पीजी में आप लोगों को 55% अंक चाहिए, या फिर बी ग्रेड जो है आप लोगों का, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो बी ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को कहा इन्होंने हिंदी या फिर संस्कृत जो है, हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोगों के पास 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक कभी ना कभी एक सब्जेक्ट के रूप में रही हो। ठीक है, ये आप लोगों के बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, तो हिंदी भाषी राज्य में हिंदी या संस्कृत आप लोगों को 10th में 12th में एक सब्जेक्ट के रूप में कभी भी पढ़ा हो वो हो। मतलब आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा भाई नेट आपके पास होना चाहिए, आप लोगों ने जो है वो नेट क्वालिफाई किया हो, या फिर सेट जो हरियाणा का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया हो, और अगर दोनों नहीं है तो फिर आप लोगों के पास PhD होनी चाहिए। तो 3 में से आप लोगों के पास कोई एक चीज हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ये इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें थोड़ी सी छूट बता देता हूं मैं। छूट को लेकर के इन्होंने बताया है कि भाई उसको छूट दे देंगे हम जो कैंडिडेट PhD में, छूट वाला ऑप्शन नीचे में दिखा रहा हूं आप लोगों को कि भाई किसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिलैक्सेशन उसको मिल जाएगा 55% की जगह जो है यहां वो व्यक्ति 50% भी मान लेंगे ये, जिसने PhD की हुई हो। तो PhD अगर आपके पास है तो फिर आप 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में हो आप लोगों के, तो भी आप काम कर जाओगे। ठीक है, बस इतनी सी बात रिलैक्सेशन की है। या फिर आप लोगों ने, आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं वो, या फिर आप लोग जो हैं जो रिजर्वेशन है, SC ST रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनको भी 5% का यहाँ छूट दी हुई है, 50% अंकों पर मास्टर्स में वो आवेदन कर पाएंगे। अब आप लोगों को एलिजिबिलिटी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, पर यही बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पर अभी बचा हुआ है झंझट। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ही परेशान कर रहा था, और इसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के इन्होंने कहा, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि भाई आपके ना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 5 चीजें गिनी जाती हैं। यहां गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को दूसरी जगह पर लिखते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, GAR इसको लिख देते हैं हम लोग, और इसमें आप लोगों का 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 4 परीक्षाएं आप लोगों की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आती हैं। PG को लेकर के पहले ही कह दिया कि 50% अंक रिजर्वेशन वालों के, या फिर आप लोगों का 55% अंक होना चाहिए।
अब बचती हैं ये वाली तीन परीक्षाएं, 10th 12th ग्रेजुएशन। इनको लेकर के नियम ये कहा कि अगर आपके इनमें 55% अंक नहीं है तो वो 55% कैसे मान लेंगे हम, उसके लिए बता रहे हैं कि जिनका जो तीन परीक्षाएं ये जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की है, इन तीन में से किन्हीं दो परीक्षाओं का एवरेज अगर हम लोग जो है वो 55% आ जाता है तो भी आप लोग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आ जाते हो, है ना। प्रायर टू मास्टर डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री से पहले जो आपकी तीन परीक्षाएं हैं, इन तीन परीक्षाओं में मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 10th में अच्छी पढ़ाई नहीं करके गया और वो 40% अंक उसके आए हैं। 12th में उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, यहां वो 75% अंक ले आया। ग्रेजुएशन जो है उसमें और अच्छी पढ़ाई की, यहां उसने 80% अंक लेकर के आ गया। तो ऐसा कैंडिडेट, अब यहां तो 55% जो है वो किसी दो में बनने चाहिए, या तो इनके दो के 55% आप लोगों का जो है एवरेज आ जाएगा, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनका एवरेज निकालेंगे तो 55% से ज्यादा आ जाएगा। तो किन्हीं दो परीक्षाओं का एवरेज, मान लिया किसी एक परीक्षा में कम है, दो परीक्षाओं में कम है और एक परीक्षा में अच्छे आ गए हैं, तो किन्हीं दो परीक्षाओं का एवरेज जो है वो एवरेज मिला करके इन्होंने कहा कि 55% हो जाता है तो भी हम मान लेंगे वो व्यक्ति गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आ जाता है। पर कोई व्यक्ति जो है वो एवरेज में नहीं आ पा रहा, तो कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। हमने कहा कि भाई एक कैंडिडेट जो है उसके 10th में आए हैं 50% और इधर आए हैं 51% और इधर आए हैं 52%। किन्हीं दो परीक्षाओं का एवरेज मिला के 55 नहीं आ रहा है। फिर नियम दूसरा बनाया, इन्होंने कहा या फिर जो है तीन में से दो परीक्षाओं में आप लोगों को जो है अलग अलग 50%, नहीं ये रहा कि इनमें से तीन में से या फिर आप लोगों को 50% नंबर होने चाहिए किन्हीं दो परीक्षाओं में अलग अलग। मतलब अगर आप लोगों के अलग अलग भी 50%, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, तीन में से हम यहां मान लेते हैं यहां 49 ही है, इधर 49 रह गए या 45 रह गए, चलो ग्रेजुएशन में 45% अंक रह गए हैं, तो इन दो परीक्षाओं का अलग अलग 50% अंक हो जा रहे हैं तो भी वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत मान लिया गया था। यहां जो है ये रखा जा रहा था, पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस क्राइटेरिया को भी फिल नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें परिवर्तन किया गया है। आप लोगों को समझ में आ गया। पहले नियम में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को बिल्कुल अलग रखा गया था और जो कैलकुलेशन यहां एवरेज निकालने की या फिर सेपरेट 50% निकालने की कैलकुलेशन जो की जा रही थी वो तीन परीक्षाओं पर की जा रही थी, उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। अब इन्होंने कहा कि भाई पीजी को भी इसी तीन में मिला दो और ये कैलकुलेशन जो हमने बताई है इस कैलकुलेशन को 4 परीक्षाओं पर कर दो, बस इतना ही नियम बनाया है। नया संशोधन जो है वो 3 की जगह 4 परीक्षाएं कर दी हैं। मतलब क्या था, पहले आप लोगों को 55% जो है वो मास्टर्स में लाना अलग था, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई 55 और 50 वाला जो क्राइटेरिया है वो तो ज्यों का त्यों है, मतलब पीजी में तो इतने नंबर होने ही चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति जो है जो 10th में 12th में ग्रेजुएशन में इनमें किसी का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पर किसी एक परीक्षा में बढ़िया रिकॉर्ड रह गया, हम ये मान लेते हैं कि भाई अब एक और उदाहरण देता हूं आप लोगों को यहां से कि एक कैंडिडेट जो है, हाँ यहां 40% नंबर लेकर के आया है। अगर न्यू रूल जो है आप लोगों का न्यू रूल के हिसाब से देखूं मैं, यहां वो 40% नंबर लेकर के आया है, इधर जो है वो नंबर लेकर के आया है 51%, ठीक है, और इधर नंबर वो लेकर के आया है 60%। तो ये कह रहे हैं कि भाई एवरेज अब 55% जो है वो दोनों का चलो एवरेज यहां से निकल जा रहा है, पर चलो इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 60 की जगह जो है हम लोग इसको 58 कर लेते हैं। 58 जो है अब यहां दोनों का एवरेज मिला करके जो है वो 55% नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट को ये कह रहे हैं कि भाई उसको 4 की जगह, इन 3 की जगह 4 में से किन्हीं दो परीक्षाओं में 50% नंबर 55% उसका एवरेज बन जाए। आप लोगों को समझ में आ गई बात। भाई एवरेज जो पहले बन रहा था वो 3 का बन रहा था,
तीन छोड़ो, तीन में से किन्हीं दो का बनाना पड़ रहा था। अब इन्होंने कहा कि तीन छोड़ो, चार में से किन्हीं दो परीक्षाओं का एवरेज जो है, एवरेज आप लोगों को बनाना है 55%, या फिर आप लोग जो है एवरेज छोड़ो, आप लोगों को सेपरेट जो है चार में से किन्हीं दो परीक्षाओं में 50% अंक लाने हैं। ये नया परिवर्तन आप लोगों को नए रूल में देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को ये नया रूल भी दिखा देता हूं, नए रूल को लेकर के क्या परिवर्तन दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कह रहे हैं कि जो पहले न्यूनतम 55% था और जो या फिर दो परीक्षाओं में 50% अंक लाना था, अब वो दो की जगह चार परीक्षाओं में लाना हो गया है। तो ये नियम में सुधार हुआ है। पहले तीन में से दो चुनी जा रही थी, अब चार में से दो चुनी जा रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेट नहीं है तो पीएचडी, पहले भी आप लोग पीएचडी के आधार पर आवेदन कर सकते थे, अब भी आवेदन कर सकते हो। पहले जो है बस एक अंतर ये आया है, पहले विदेश की यूनिवर्सिटी की और भारत की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अलग अलग थी। इस बार इन्होंने कर दिया कि भाई विदेश से कोई आदमी को यहाँ आना है तो वो टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी किसके अनुसार, जो विश्वविद्यालय रैंकिंग जो होती है वो क्वेरेली साइमंड्स जो होता है, क्यूएस है, या फिर आप लोगों का टीएचई है, या फिर शंघाई जो है, इनके द्वारा जो रैंकिंग, तीन संस्थाओं के द्वारा जो रैंकिंग निकाली जाती है, उन रैंकिंग में जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट पीजी करके आए हों वो हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, या पीएचडी करके आए हों वो हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा खास कुछ नया नहीं बदला है, लेकिन ये नियम उनके लिए है कि कुछ कैंडिडेट्स को थोड़ी सी इसमें राहत हो जाएगी। तो अब आप लोग जो है आवेदन की तैयारी कीजिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूं आप लोगों को। सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है कि एलिजिबिलिटी आप लोगों को बताई दी है। सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है, आप लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे जब आप लोग इसके लिए, पहले आप लोगों का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन की फिर जितनी सीट होंगी उसके 3 या 5 गुना या 7 गुना अलग अलग टाइम पे अलग अलग नियम निकालते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को ये मेरिट निकाल करके फिर इंटरव्यू कराएंगे आप लोगों का, और इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जो है वो इंटरव्यू के आधार पर, और इसके दोनों नंबर जोड़ करके मेरिट बना करके आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन करते हैं। मतलब इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, मैंने नियमों को समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है। वैसे बाकी भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के, क्योंकि यहाँ रिसर्च पेपर आप लोगों के कितने हैं, आप लोगों ने सेमिनार्स कितनी अटेंड की हैं, उनको लेकर के भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो नीचे जो गूगल फॉर्म है उसमें आप लोग अपना डिटेल हमें दे दीजिएगा, और अपना जो प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा। हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर जो है पर्सनली आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात और है, अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके एक पैनल के सामने बैठ करके निःशुल्क इंटरव्यू हमारे साथ देना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम हर विषय के कुछ लोगों को चुन करके एक पैनल के सामने, जो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है जिस प्रोफेसर के साथ आप यहाँ डेमो इंटरव्यू दे रहे हो वही प्रोफेसर आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा हो। तो ऐसे भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास हो सकती है। गूगल फॉर्म भरिएगा, बताइएगा कि आप लोग जो है हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, और कोई प्रश्न हो तो छोड़िएगा। ये सीरीज है जिसमें आप लोगों को अलग अलग राज्यों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम लोग। अब इजाजत दीजिएगा, मैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही बनता ही है। जहां आप लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन में कोई प्रश्न हो तो फिर डाउट छोड़ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर करेंगे। नमस्ते।